नेता नगरी में इस चर्चा के बाद बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। जवाबदेही के सवाल जवाब सुनते हुए आप में से कई लोगों को लगता होगा कि इनको कितने पहले से सवाल पता होते हैं या कितनी तैयारी का वक्त मिलता है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये सवाल इतना व्यस्तता कह लीजिए, सीधे यहीं पर पढ़े जाते हैं, और चूंकि कुछ बहुत छिपाने को है नहीं, तो वो लोड भी नहीं रहता है कि क्या सवाल आ जाएगा। देखिए, अब ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, विकास कुमार जी, है ना। विकास कुमार जी ने हमको ये 5:34 पे, अभी बज रहा है 5:59, ठीक है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और 5:34 पे इन्होंने हमें सवाल भेजे हैं। द्वैपायन सिन्हा का सवाल है, सौरभ जी, मैंने विभिन्न नेताओं के साथ आपके साक्षात्कार देखे। आपके लिए मेरा सवाल कि साक्षात्कार में कौन सा नेता सबसे चुनौतीपूर्ण था, और दूसरा सवाल कि किस नेता का अतीत या वर्तमान के साक्षात्कार करना चाहेंगे। मैंने जिन लोगों के, आपको शायद जवाब सुन के अचरज हो, जिन लोगों के इंटरव्यू किए उसमें मुझे सबसे मुश्किल लगता था मोतीलाल वोरा साहब का इंटरव्यू। कांग्रेस के बड़े नेता थे, मेरे पत्रकारिता के शुरुआती दिन थे। किसी भी विषय पर उनसे राय पूछी जाए, बहुत ही क्रिप्टिक नहीं, बहुत ही नपी तुली शब्दावली में जवाब देते थे, जिससे आप कुछ नहीं निकाल पाते थे, है ना। और वो खुद भी पत्रकार रहे थे नवभारत के साथ, तो बाकी खूब चाय पिलाते थे, किस्से सुनाते थे, पान खा रहे थे, बोले पान खाओगे, मैंने कहा नहीं सर मैं पान नहीं खाता। तो बोले यार हमें तो पान की आदत तुम्हारे उत्तर प्रदेश में जाके लगी। और फिर किस्सा सुनाने लगे, जब वो यूपी में राज्यपाल थे तो कांग्रेस की नेता मोहसिना किदवई उनसे मिलने आई, और वो अपने साथ पान की कुछ अच्छी बेल लेके आए ऐसे पौध लगाने के लिए, और फिर वो गवर्नर हाउस में लगा दी गई, खूब फली फूली, तो पान खूब आने लगा, तो वो खाने के शौकीन। तो ऐसे किस्से खूब सुनाते थे। लेकिन जिस चीज पे आप पूछने जाएं कि इस पे सीडब्ल्यूसी में क्या चर्चा हो रही थी या इसको लेके सरकार क्या रुख हो सकता है, तो वो एकदम गोल गोल जवाब देते थे। तो जो नेता खुलते नहीं है उनके साथ बातचीत में मसला आता है। आपने पूछा कि किस नेता तक का अतीत या वर्तमान के आप साक्षात्कार करना चाहेंगे। बहुत लंबी लिस्ट है मेरी। मैं राम मनोहर लोहिया जी का इंटरव्यू करना चाहूंगा डिटेल में। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का इंटरव्यू करना चाहूंगा। मैं इंदिरा गांधी जी का इंटरव्यू करना चाहूंगा। मैं शरद पवार जी का एक लंबा इंटरव्यू करना चाहता हूं, और कोशिश भी करूंगा चुनाव के बाद। देश के प्रधानमंत्री का तो हर पत्रकार इंटरव्यू करना चाहता है, सवाल पूछना चाहता है, तो वो भी मेरी लिस्ट में है। नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू, नेहरू जी का भी इंटरव्यू करना चाहूंगा। तो बहुत लंबी लिस्ट है यार, मैं तो पॉलिटिक्स ना पढ़ता हूँ। पीलू मोदी जी का इंटरव्यू करना चाहूंगा, और चंद्रशेखर जी का इंटरव्यू करना चाहूंगा मैं। इट्स अ रियली लॉन्ग लिस्ट। लोकेश पुरोहित का सवाल है, यूपी चुनाव को लेकर 2 सवाल। पहला, दलित और पिछड़ी जाति के नेता लगातार बीजेपी छोड़ रहे हैं, इससे बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब भी मुजफ्फरनगर दंगों का उतना ही प्रभाव है जितना पहले था, या किसान आंदोलन की वजह से दोनों समुदाय के बीच की दूरी कम हुई है। क्या बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी पिछली सफलता दोहरा पाएगी। सोशल इंजीनियरिंग को लेके हमने लोकेश जी पूरे एपिसोड में चर्चा की। यूपी पे मुजफ्फरनगर दंगों का प्रभाव है, लेकिन वो जो दूरी का सिद्धांत होता है ना कि 2013 के बाद 2014 आया तो सबसे ज्यादा असर, 2017 में फिर असर, 19 तक आते आते दूसरे नैरेटिव आ गए थे, और अब उतना असर नहीं होगा, बट यस इट इज देयर। और जैसा हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि सिर्फ अलायंस करने से ग्राउंड पे वो जो सोशल ग्रुप है वो एक साथ आ जाए, ये जरूरी नहीं होता, उनके अपने अंतर विरोध होते हैं। क्या बीजेपी पश्चिमी यूपी में अपनी पिछली सफलता दोहरा पाएगी। पिछली सफलता तो नहीं दोहरा पाएगी इन माय लिमिटेड नॉलेज, लेकिन जिस तरह की असफलताओं की भविष्यवाणी हो रही है वो भी नहीं होगा। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का खेल इतना भी खराब नहीं है जितना कई लोगों को लग रहा है। बीजेपी की चिंता अवध, और अवध से भी ज्यादा पूर्वांचल है। विशाल यादव पूछ रहे हैं, बहुत सारे आईएएस आईपीएस नौकरी छोड़कर राजनीति में जाते हैं, उनका हक है, पर क्या इसके लिए कोई कूल ऑफ पीरियड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। कई मेरे परिचित भी हैं जो इस तरह से सर्विस छोड़ के पॉलिटिक्स में गए हैं या जा रहे हैं, और मेरी जब उनसे बातचीत होती है तब भी मैं ये सवाल पूछता हूँ, कभी इंटरव्यू करूंगा तब भी ये सवाल पूछूंगा। मेरे हिसाब से वो कूलिंग ऑफ पीरियड जरूर होना चाहिए, 4 महीने 6 महीने जो भी उसका हो। क्षितिज शंकर राय, क्या आप अखिलेश यादव और उनकी राजनीति और उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के बारे में जानने के लिए कुछ किताबें सुझा सकते हैं। इसी तरह अगर आप मुलायम सिंह यादव पर कुछ किताबें सुझा सकें तो बेहतर होगा।
क्षितिज, अखिलेश यादव पर एक विस्तार से तो किताब सुनीता एरन ने लिखी है, पत्रकार हैं प्रिंट की। इसके अलावा उनकी पार्टी के सहयोगियों ने किताबें लिखी हैं, जैसे संजय लाठर ने लिखी समाजवाद का सारथी, और एक किताब हफीज ने लिखी है, अगर मुझे नाम ठीक याद आ रहा है, वो भी अभी हाल में ही आई है किताब। तो इस तरह की कई किताबें हैं, लेकिन अखिलेश यादव को क्रिटिकली इवेल्युएट करते हुए उनकी स्ट्रेंथ और उनकी रिजीम की, उनकी पार्टी, उनकी लीडरशिप की वीकनेस, कोई ऐसी किताब हो जिसको मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूं, तो मुझे ऐसी ध्यान नहीं आ रही है। मुलायम सिंह यादव पर कुछ किताबें सुझा सकें, अगेन मुलायम सिंह यादव पे बायोग्राफीज लिखी गई हैं, जैसे फ्रैंक हुजूर ने लिखी है, लेकिन ऐसा एक क्रिटिकल वर्क हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस पे कम मिलता है। मैं तो पुरानी आर्काइव पे ज्यादा निर्भर रहता हूँ और उनके संपर्क में जो पुराने नेता रहे, पुराने पत्रकार रहे। अगर आप इन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हम जल्द अपनी मुख्यमंत्री की सीरीज शुरू कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सब मुख्यमंत्रियों किससे होंगे, उसमें शायद आपको कई चीजें नहीं मिले। महेंद्र देवड़ा, सौरभ भैया राजस्थान में आपका स्वागत है, हम चाहेंगे कि अगले विधानसभा चुनाव में आप यहाँ आए, जरूर आएंगे। अब मेरा सवाल, आप सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का इंटरव्यू लीजिए। अखिलेश यादव जी के इंटरव्यू के लिए आपने देखा होगा जमघट सीरीज में हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू किया, राजभर जी का किया, केशव देव मौर्य जी का किया, बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी का किया, सतीश चंद्र मिश्रा जी का किया बसपा की तरफ से, कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी के इंटरव्यू के लिए प्रयास चल रहा है, जयंत चौधरी का इंटरव्यू करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी का करेंगे। अखिलेश यादव जी के इंटरव्यू के लिए भी उनके ऑफिस को रिक्वेस्ट लल्लन टॉप की तरफ से भेजी गई है। जैसे ही वो समय देंगे, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, जैसे ही वो समय देंगे हम उनका इंटरव्यू जरूर करेंगे, ताकि आपके जो सवाल हैं और उनके जो मत हैं वो आपके सामने आ सके। महेंद्र देवड़ा ने एक बात और लिखी है, अध्यक्ष अखिलेश यादव का इंटरव्यू लीजिए सपा अध्यक्ष का, केवल आपके सवाल ही उन्हें चुप करवा सकते हैं, बाकी वो और किसी से धरा नहीं रहे। महेंद्र जी, मेरा मकसद किसी भी इंटरव्यू में किसी को चुप कराना नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ वाले इंटरव्यू पे भी कई लोग बोल रहे थे कि हमें लगा था कि आप नायक के अनिल कपूर जैसा इंटरव्यू लेंगे वगैरह वगैरह। चाहे मैं योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू करूं या अखिलेश यादव का इंटरव्यू करूं, एक इंटरव्यूअर के तौर पे जो मेरी शैली और मेरा काम है कि वो सब बातें जो उन्होंने कही, वो सब बातें जो उनके बारे में कही गई, मैं उन पर उनकी राय जानने के लिए उनसे बात करता हूं। माई इंटेंशन इज नॉट टू ग्रिल देम बियॉन्ड अ पॉइंट और कॉर्नर देम। मेरा मकसद एक इंटरव्यूअर के तौर पे होता है उनके मंतव्य को जानना, ताकि उनके समर्थक और उनके विरोधी उनके लॉजिक सिस्टम से फैमिलियर हो सकें। तो अगर आप या कोई भी दर्शक मुझसे ये उम्मीद करता है कि मैं किसी नेता को चुप कराने के लिए इंटरव्यू लेता हूं, तो आपकी उम्मीद गलत है। किसी भी नेता से बात करते वक्त मेरी मंशा उनकी मंशाओं को जानने की होती है, और दर्शकों को एक अंदाजा लगे कि जो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स है इसके दांव पेच क्या होते हैं, ये जानने की होती है। आपने जमघट में भी देखा होगा, जब कोई नेता जवाब दे रहा होता है तो पहले अगर वो बहुत दाएं बाएं नहीं हो रहा है सवाल से, तो पूरा जवाब सुना जाता है, फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाता है, संवाद। अमन थपलियाल, आप उत्तराखंड चुनाव को सक्रियता से क्यों नहीं कवर कर रहे? अमन भैया, जमघट यूपी पूरा हुआ है, जमघट उत्तराखंड की तैयारी है, बड़े नेताओं के लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू होंगे और लल्लन टॉप की टीम उत्तराखंड के चुनाव को विस्तार से कवर करेगी। आज ही मीटिंग हमने संपादित की है, मणिपुर भी कवर होगा, गोवा भी होगा, पंजाब भी होगा, उत्तराखंड भी होगा और यूपी तो होगा ही। शंभू रुंथला पूछ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, इस बारे में बहुत बात नहीं होती। फीस के अलावा हर बच्चे को 2-3 ड्रेस भी रखनी होती है, किताबें भी उसी स्कूल से लेनी है। जितने पैसे हमारी पूरी पढ़ाई में लगते हैं उससे ज्यादा तो आज फर्स्ट क्लास की फीस है। क्या सरकार इसके लिए कोई कदम उठाएगी? क्या ये सवाल आज की सरकारों से नहीं होना चाहिए कि उन्होंने इस बारे में क्या किया? दोस्त, सरकारों से तो होना ही चाहिए, लेकिन जिस दिन नागरिक इससे अपनी चिंता नंबर 1 बना लेंगे शिक्षा को, उस दिन सरकारें भी विवश हो जाएंगी। बाकी हम चुनाव के बाद, मैंने पहले भी कहा कि रंगरूट नाम का प्रोग्राम डेली करेंगे, जिसमें शिक्षा से जुड़े सवालों को उठाया जाएगा और इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। एक कैप तो होनी चाहिए फीस की। चलिए, जवाबदेही यही खत्म होती है। विकास जी ने 6 सवाल भेजे थे।